रोशनी अपने पति संदीप और सास प्रतिभा के साथ रहती है। एक दिन की बात है जब संदीप छत पर बैठा होता है और बैठे बैठे मस्त जलेबियां खा रहा होता है। ये लो, और तुम तो बस बैठे बैठे ठूसते रहो। वाह वाह वाह, क्या कमाल की जलेबी बनाई है तुमने रोशनी। सच में खाकर तो बड़ा मजा आ गया। और कुछ आता भी है क्या तुम्हें? बस दिन रात चढ़ते रहते हो। एक नंबर के लुच्चे और नालायक पति हो तुम। अरे यार रोशनी, चिल करो ना, कितना बोलोगी। तभी रोशनी की नजर सामने की छत पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका नया पड़ोसी वहां पर वर्कआउट कर रहा है। हाय, क्या नजारा है। वो देखो, सामने की छत पर ये हमारे नए पड़ोसी हैं। कल ही शिफ्ट हुए हैं। मेरी नई पड़ोसन का पति तो कितना हॉट, हैंडसम और हैपनिंग है, और तुम देखो एकदम पेटूराम हो। अरे कुछ तो शर्म करो। उसे देखो, वो कितना स्मार्ट है। काश तुमसे पहले वो ही मुझे मिल जाता। हम्म। अरे धीरे बोलो रोशनी, क्योंकि माँ ने अगर तुम्हारी बातें सुन ली तो जमकर तुम पर तानों की बौछार करेगी। अरे बाबा, एक ही तो लाइफ होती है, और मुझे अपनी लाइफ में 3 चीजों से ही प्यार है। एक तो माँ है, दूसरा तुम, और तीसरा है खाना। और अगर मैं खाने में ही परहेज करता रहा तो मैं तो पूरी तरह सूख ही जाऊंगा। और वैसे भी व्यक्ति को मन से अच्छा होना चाहिए। बाहरी सुंदरता का क्या है, आज है तो कल ढल जाएगी। तुम तो बस यही कहते रहो और मेरी और अपनी जिंदगी खराब करो। लेकिन रोशनी, उसमें बुराई भी क्या है? अगर मुझे खाना पसंद है तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? जाने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर रोशनी वहां से रूठकर चली जाती है। फिर एक दिन रोशनी को उस पड़ोसन के पति का फोन आता है। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? अरे हाँ भाई, आ रही है। भोग ना जल्दी। कौन बोल रहा है और क्या काम है? जी मैं आपका नया पड़ोसी बात कर रहा हूँ, विवान चतुर्वेदी। मैंने आपका फोन नंबर मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप से लिया है। क्या विवान जी, आप बताइए ना, कैसे फोन किया मुझे? वैसे मैंने आपकी बीवी से कल बात की थी। वो दूध वाले का नंबर मांग रही थी। उनसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरी आयशा तो है ही बहुत अच्छी, इसीलिए मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। हाउ स्वीट। वैसे आज हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। परसों उसका जन्मदिन है ना, इसीलिए आज कुछ तोहफे और बाकी चीजें आएगी पार्सल में, और हमें घर आते आते लेट हो जाएगा। इसीलिए आप प्लीज उसे अपने पास रख लेना। फिर बाद में जब हम घर आएंगे तब आपसे ले सकेंगे। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं विवान जी, मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैं रख लूंगी अपने पास। फिर आपके घर आने पर मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी। ठीक है आयशा जी, थैंक यू सो मच। और हाँ, वैसे पड़ोसियों को तो क्या न्योता देना, लेकिन आप अपने परिवार के साथ परसों आयशा की बर्थडे पार्टी में जरूर आना। जी विवान जी, हम लोग पक्का आएंगे। फिर रोशनी फोन कॉल कट कर देती है, जिसके बाद दोपहर तक सारे तोहफे और बाकी की चीजें डिलीवर हो जाती है। और उन्हें देखकर रोशनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, इतने सारे महंगे और बढ़िया से तोहफे हैं। सच में विवान तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो तो बार बार फोन पर भी बस मेरी आयशा ही करता जा रहा था। और एक मेरा पति है। फिर जब विवान घर आता है तब रोशनी उसे वो सारे गिफ्ट दे देती है, और रात होने पर वो अपनी रसोई की खिड़की में खड़ी रहकर दूरबीन लगाकर विवान और आयशा के घर को देखती है, जहाँ पर विवान आयशा को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। वाव, ये आदमी तो अपनी बीवी के लिए मजनू बना बैठा है, और ये दोनों साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं।
और वो भी उसे कितने प्यार से खिला रहा है। काश मेरी किस्मत में भी इस संदीप की जगह पर ऐसा ही कोई हैंडसम और केयरिंग पति होता, तो मेरी लाइफ भी कितनी सुंदर होती। फिर 2 दिन बाद रोशनी और संदीप आयशा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर विवान आयशा को सबके सामने डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय स्वीट हार्ट। ये रिंग तुम्हारे लिए। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच बेबी। यू आर मोस्ट वेलकम आयशा। आई लव यू। आई लव यू टू विवान। देखो संदीप, इसने अपनी बीवी के लिए डायमंड की रिंग लाई है। ना जाने तुम मुझे कब दोगे। बहुत जल्द दूंगा रोशनी, तुम टेंशन मत लो। अरे क्या टेंशन नहीं लूं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन तो तुम ही हो। फिर थोड़ी देर बाद में सारे कपल्स डांस करने लगते हैं। तभी रोशनी और संदीप भी डांस करते हैं, लेकिन संदीप की वजह से रोशनी धड़ाम करके कोने में गिर जाती है और उस पर सभी लोग खूब हंसने लगते हैं, जिस वजह से उसकी काफी बेइज्जती हो जाती है। अरे कैसा पति है ये, बीवी के साथ डांस कर रहा है या कुश्ती लड़ रहा है। और नहीं तो क्या, बेचारी इसकी बीवी। ओ नो, आप ठीक तो हो ना रोशनी? हाँ आयशा, मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी रोशनी, मैं तो बस तुम्हें हल्के हाथ से ही घुमा रहा था। लेकिन संदीप भाई, अगर आपको डांस करने आता ही नहीं तो आपने किया ही क्यों? अब देखिए, रोशनी जी की कमर पर चोट आ गई है। रोशनी उस वक्त संदीप से कुछ भी नहीं बोलती और वो अपने घर चली आती है। रोशनी, आई एम रियली सॉरी बाबा, प्लीज ऐसे चुप मत बैठो, कुछ तो बोलो यार। अरे तुम चुप रहो, एक नंबर के नालायक पति हो तुम। अरे तुम्हें तो ठीक से डांस भी करने नहीं आता, बस खाने के लिए पैदा हुए हो, और तो कोई काम तुमसे होने से रहा। मुझे माफ कर दो रोशनी, लेकिन मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम गिर जाओगी। अरे चुप रहो, मेरा तो नसीब ही खराब है जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अरे उस पड़ोसन के पति को देखो, वो उसका कितना ख्याल रखता है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है, उसकी हर एक छोटी खुशी का ध्यान रखता है। और एक तुम हो जो मुझे टेंशन और थकान के अलावा और कुछ भी नहीं देते। अरे ओ निठल्ली, ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना जबान काट कर फेंक दूंगी तेरी। मेरे बेटे ने जानबूझ के धक्का नहीं दिया तुझे। उसका हाथ अगर 2.5 किलो का है तो वो बेचारा भी क्या करेगा उसमें। और तुझे तो उसकी बस गलती ही दिखाई देती है, लेकिन उसने तेरी खुशी के लिए डांस ना आने के बावजूद भी तेरे साथ डांस किया है। उसने तेरा दिल रखा और उसका ये भाव तुझे नहीं दिखाई दिया। एक नंबर की गधी और बेवकूफ है तू, और तेरी यही सजा है कि तू अब इसी टूटी कमर के साथ घर के सारे काम करेगी। हाँ हाँ, आपसे तो और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ माँ जी। आपको तो बस अपने बेटे की अच्छाई ही दिखाई देती है। बहू तो वैसे भी मुफ्त की नौकरानी ही होती है ना। उन दोनों के साथ झगड़ा करके रोशनी आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। फिर एक दिन जब रोशनी बाजार में सब्जी खरीदने जाती है, तभी उसे वहां पर विवान दिखता है, जो घर के लिए सब्जी खरीद रहा होता है। अरे रोशनी जी, आप यहाँ पर? और अब आपकी तबीयत कैसी है? जी विवान जी, अभी मैं ठीक हूँ। मैं तो बस घर के लिए सामान और कुछ सब्जियां लेने आई थी। आप भी यहाँ पर सब्जियां लेने आए हो क्या? हाँ रोशनी जी, आज आयशा का आराम करने का मन है, इसीलिए मैं ही सब्जियां ले रहा हूँ। उसे ये लौकी की सब्जी बहुत पसंद है, इसीलिए आज तो मैं उसके लिए यही बनाऊंगा। क्या बात है विवान जी, आप आयशा के लिए खाना भी बनाते हो? हाँ रोशनी जी, मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर आयशा को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, और उसे भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है विवान जी, मानना पड़ेगा, आप एक आइडियल हस्बैंड हो।
जी शुक्रिया, लेकिन मेरी आयशा भी एक आइडियल वाइफ है, इसीलिए हम दोनों के बीच इतना प्यार बना हुआ है। फिर रोशनी सब्जियां खरीदने लगती है। तभी उसे संदीप का कॉल आता है। बको, क्या हुआ? क्यों फोन किया तुमने? अरे रोशनी, आज शाम को तुम दम आलू की सब्जी और रोटी बनाना, वो भी कसूरी मेथी और ढेर सारे मसाले डालकर, और वो पुदीने की शिकंजी भी बनाना। उसका वीडियो मैंने तुम्हें भेज दिया है, सेम टू सेम वैसे ही बनाना। तुम तो बस ऑर्डर ही देते रहो। यहाँ वो पड़ोसन का पति बाजार में अपनी बीवी के लिए तपती धूप में सब्जियां खरीद रहा है, और अब घर जाकर वो उसके लिए खाना भी बनाएगा। और एक तुम हो जो मेरे लिए सब्जी खरीद कर बनाना तो क्या, मेरे साथ कभी बाजार में सब्जी का थैला भी नहीं पकड़ते। नॉनसेंस कही के। रखो फोन। फिर रोशनी गुस्से में फोन कॉल कट कर देती है, जिसके बाद संदीप तय करता है कि वो उसकी बीवी के लिए सरप्राइज प्लान करेगा। फिर वो अपनी माँ की मदद लेकर रोशनी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट और घर पर उसकी पसंद की डिश बनाता है। ओ माय गॉड, ये सब क्या है संदीप? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? अरे नहीं रोशनी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद डिश, खाओ ना इसे। फिर जब रोशनी वो खाना चखती है, तभी यो, और ये नूडल्स और सैंडविचेस कितने घटिया बने हैं। आज तक मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। और ये क्या लेकर आए हो तुम? ये बैग और ये ड्रेस, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया तुमने तो। मुझे लगा था कि मेरे ताने सुन सुनकर थोड़ा तो तुम में सुधार आ जाएगा, लेकिन नहीं। कुत्ते की दुम तो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ये कहावत भूल बैठी थी मैं। लेकिन रोशनी, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, और पूरे दिल से किया है। वो तो दिख ही रहा है कि कितने प्यार से और दिल से किया है। झूठे कही के। बस बहुत हुआ बहू, आजकल तू बहुत ज्यादा बोल रही है। अरे मेरे बेटे ने अपनी ऑफिस की छुट्टी लेकर तेरे लिए इतनी धूप में शॉपिंग की, और घर आकर रसोई में 2 से 3 घंटे पसीना बहाकर ये सारे पकवान बनाए, और तू कह रही है कि झूठा है ये? अरे भले ही इसने तेरे लिए जो भी लाया है वो तुझे ना पसंद हो, उसके सारे पदार्थ बेस्वाद बने हो, लेकिन तू यह सब देखने की जगह पर अपने पति का प्यार देखना, इसके अच्छे गुण गिन लेती। नालायक कही की, तुझे तो बस दूसरों का प्यार ही दिखाई देता है, लेकिन अपने पति का प्यार तो कभी देखती ही नहीं तू। हर किसी को प्यार जताना नहीं आता बहू, लेकिन उसमें भी अगर कोई जताता है तो तुझे उसकी कदर करनी चाहिए। और रोशनी, तुम तो मेरी तुलना हमेशा उस विवान से करती हो, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि मुझ में और उसमें काफी अंतर है। हम दोनों की प्रायोरिटीज भी अलग अलग है। अरे मुझे तो खाना पीना कितना पसंद है, और अभी अभी मैं तुम्हारी बातें सुनकर अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। और किसी से प्यार उसके मन को देखकर किया जाता है, ना कि उसके तन को देखकर। और हर किसी का प्यार जताने का और दिखाने का तरीका अलग होता है बहू। और तुम तो हमेशा उसे एक आइडियल हस्बैंड कहती हो ना, तो आज तुम मेरी बात भी सुन लो कि उसकी बीवी भी एक आइडियल वाइफ है, क्योंकि उसकी बीवी भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही केयरिंग और उतनी ही दिलदार है। लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हारे मुंह पर 24 घंटे 12 बजे होते हैं। अरे अगर तुमसे 2 मीठी बातें करने जाओ तब भी तुम कड़वे ताने ही देती हो। प्रतिभा और संदीप की ये बातें सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दो संदीप, मैंने हमेशा तुम्हें उस पड़ोसन के पति से कंपेयर किया है, लेकिन कभी तुम्हारी अच्छाई देख नहीं पाई और कभी तुम्हें वो सब करने का मौका ही नहीं दिया। बस अपने मुंह से जहर उगलती रही। लेकिन आज मुझे समझ आ चुका है
कि तुम कितने अच्छे और सच्चे हो। आई लव यू संदीप। तुम सच में एक आइडियल हस्बैंड हो। आज तक मैंने तुम्हें कितने ताने दिए, लेकिन तुमने मेरा कभी तिरस्कार नहीं किया। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी संदीप, मुझे माफ कर दो। फिर संदीप और प्रतिभा रोशनी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों खुशी से साथ रहते हैं। दो बहनें वेदिका और तारा की शादी माला और योगराज के बेटे संग्राम और जिगर से होती है। शादी के बाद एक सुबह वेदिका और तारा सुबह 6 बजे उठने की जगह 7 बजे उठ जाती है। तभी सास माला बहुत भड़क जाती है। अरे नालायक लड़कियों, तुम दोनों बहनों को ये पता है ना कि अब तुम दोनों अपने ससुराल में हो, मायके में नहीं। अरे तुम दोनों को तो मैंने ससुराल के पहले दिन ही चेतावनी दी थी कि सुबह के 6 बजे उठना है, तो फिर आज तुम दोनों 7 बजे क्यों उठी? माफ कर दीजिए माँ जी, वो कल रात को तारा और मुझे रसोई का काम निपटाते हुए कुछ ज्यादा ही देर हो गई, इसीलिए आज देर से आँख खुली। हाँ माँ जी, माफ कीजिए। नहीं, तुम दोनों को कोई माफी नहीं मिलेगी, और अगर तुम दोनों ने यहाँ के अनुशासन का पालन नहीं किया तो उसका दंड मिलेगा तुम्हें। और वो दंड ये है कि तुम दोनों को आज का नाश्ता नहीं मिलने वाला, अब सीधे दोपहर का खाना मिलेगा। क्या? लेकिन माँ जी, हमने जानबूझकर थोड़ी ना कुछ किया है। अब एक बार गलती हो गई, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। नहीं तारा, माँ पापा सही कह रहे हैं। हाँ, अगर तुम दोनों ने अभी सजा नहीं भुगती तो फिर तुम कभी सुधर नहीं पाओगी और फिर से कोई गलती कर दोगी। चलो बच्चों, तुम दोनों बैठ जाओ, मैंने आज पराठे बनाए हैं। आज तो हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे और इन दोनों को अपनी सजा भुगतने दो। वेदिका और तारा अपने ससुराल में हो रहे इस तमाशे को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर एक दिन जब दोनों अपना दोपहर का काम निपटाकर टीवी देखने बैठती है, तभी तारा बहू, वेदिका बहू, ये सब टीवी पर क्या नाच गाना लगा के रखा है? ये फालतूगिरी देखना बंद करो और चुपचाप भगवान के कार्यक्रम देखो। और हाँ, टीवी केवल आधा घंटा ही चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना मैं ही टीवी बंद कर दूंगा। ये क्या बात हुई पापा जी? अब टीवी देखने में क्या प्रॉब्लम है? आखिर यहाँ पर इतनी रोक टोक क्यों है? हाँ पापा जी, हम कुछ गलत थोड़ी ना देख रहे हैं, और अभी अगले 2 घंटों तक हमारे पास कोई काम नहीं है। हम घर के सारे काम होने के बाद ही टीवी देखने आए हैं। मुझसे ज्यादा जबान मत चलाओ, जितना कह रहा हूँ उतना ही करो और उस बात पर अमल करो। अपने ससुर से ऐसी बातें सुनकर वेदिका और तारा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इस ससुराल के तौर तरीकों को निभाते हुए तो मेरा दिमाग तो घूम ही रहा है। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारी कोई शादी नहीं हुई, बल्कि हमने तो किसी स्कूल में एडमिशन लिया है। अरे स्कूल के नियम और कानून भी इतने सख्त नहीं थे जितने कि हमारे ससुराल के हैं। ये कैसा ससुराल पाया है हमने। हाँ ना यार, शायद यही हमारे नसीब में लिखा है। फिर एक दिन तारा को एक जॉब ऑफर आती है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, और ये खुशखबरी वो जाकर माला और जिगर को बताती है। क्या जॉब ऑफर? अरे आग लगे तेरे जॉब ऑफर को। तू इस घर की बहू है और हमारी घर की बहू है, बाहर जाकर काम धाम नहीं करती। लेकिन माँ जी, कितना अच्छा मौका मिला है, मैं इसे हाथ से कैसे जाने दूं? नहीं तारा, माँ जो भी कह रही है बिल्कुल सही है। हमारे खानदान में आज तक एक भी औरत काम पर नहीं गई है, तो फिर तुम क्यों जाओगी? चुपचाप घर पर बैठकर अपनी गृहस्थी संभालो।
कामकाज देखने के लिए तुम्हारा पति अभी तक जिंदा है। लेकिन जिगर जी। जिगर वहां से चला जाता है और माला भी मुंह फेर कर चली जाती है। ये सब होते हुए देखकर और उनकी बातें सुनकर तारा को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे ना चाहते हुए भी उस जॉब को ठुकराना पड़ता है। फिर एक दिन वेदिका और तारा की सहेलियां उनके ससुराल उनसे मिलने आने वाली होती है और तभी वो दोनों अपने ससुराल वालों को उनके आने के बारे में बताती है। हाँ माँ जी, आज हमारे घर में हम दोनों की सहेलियां आने वाली है। वो हमसे मिलना चाहती है। क्या? हाँ माँ जी, उन सबको तो आप लोगों से भी मिलना है। हमारी सहेलियां बहुत अच्छे घराने की है। देखना, आप सबको भी वो बहुत पसंद आएगी। नहीं नहीं, इस घर में कोई नहीं आएगा। अरे मेरा घर क्या कोई क्लब हाउस या पार्क नहीं है जो तुम अपनी सहेलियों को बुलाकर आराम से गप्पे शप्पे मारती बैठो। देखो वेदिका, ये सहेलियों का लाड़ प्यार अपने मायके तक ही रखो। अभी बता दे रहा हूं तुम्हें, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी सहेलियों से भी कह देना कि वो अपना घर संभाले और तुम भी अपना घर संभालो। बिल्कुल सही कहा संग्राम ने। और तारा, आज से तुम भी अपनी सारी सहेलियों के साथ बातचीत पूरी तरह कम करोगी। समझ गई तुम? अरे लेकिन इतनी क्या जबरदस्ती है? सारी सहेलियां ही तो है, थोड़ी ना किसी लड़के को बुलाया है। और नहीं तो क्या। अरे जो मुंह में आ रहा बकते जा रहे हैं। बहुओं, ज्यादा आवाज मत बढ़ाओ। इस घर में तुम्हें अगर सुख शांति से रहना है तो यहाँ की हर बात, हर आदेश का पालन करना होगा। और अगर किसी आदेश का पालन नहीं किया तो तुम दोनों के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही बता दे रही हूँ, फिर कहना मत कि बताया नहीं। वेदिका और तारा के सब्र का बांध अब टूटने ही वाला होता है। उन दोनों से अपने ससुराल में हो रही टोकम टाकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बस हुआ तारा, हम कोई कठपुतली नहीं है जो ये लोग जैसा नचवाएंगे वैसे नचेंगे। अरे हमारी भी कोई लाइफ है। हाँ वेदिका, बहुत तौर तरीकों का भाषण सुनाते रहते हैं ना ये सब। अब देखना, हम इन्हें इनके ही रचाए हुए जाल में फंसाकर सबक सिखाएंगे। जो दबाव ये हम पर बनाते हैं वही दबाव अब इन पर हम बनाएंगे। हाँ तारा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब जैसे को तैसा करना ही पड़ेगा, तभी इनकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर अगली सुबह योगराज और संग्राम दोनों सुबह के 7:30 बजे उठते हैं। तभी उन दोनों के लिए नाश्ते में ना तो कोई सब्जी बचती है और ना ही पूरियां। और ये देखकर माला चिल्ला पड़ती है। अरे मूर्ख बहुओं, योगराज जी और संग्राम का नाश्ता कहाँ पर है? और तुम दोनों ने आज इतना नाश्ता कम क्यों बनाया? क्योंकि पापा जी और जेठ जी आज देर से उठे थे, इसीलिए आज हमने इनका नाश्ता बनाया ही नहीं। हाँ माँ जी, देखो ना, जब हम दोनों 7 बजे उठे थे तब भी आपने हमें नाश्ता नहीं दिया था। तो आज जब ये दोनों 7:30 बजे उठे हैं तो इन दोनों पर भी वही नियम लागू होना चाहिए। सारे नियमों का पालन करने का ठेका हमने थोड़ी ना लेके रखा है। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? वेदिका, चुप रहो। देखिए संग्राम जी, आप चाहे मुझ पर कितना भी जोर लगा दे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। तौर तरीके सबके लिए सेम होते हैं, तो आप दोनों पर भी लागू होंगे ना। वेदिका और तारा की बातों को सुनकर सबकी बोलती ही बंद पड़ जाती है और संग्राम और योगराज जी को उस दिन का नाश्ता ही नहीं मिलता। ऐसे ही एक रोज योगराज 2 घंटों तक टीवी पर मैच देख रहा होता है। तभी वहां पर वेदिका और तारा आ जाती है और वो टीवी को डायरेक्ट ऑफ कर देती है। बहुओं, तुम दोनों की इतनी मजाल! अरे मेरी अनुमति के बगैर
टीवी ऑफ करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ओफो पापा जी, आप भी ना। उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त वाकई में कमजोर होती जा रही है। अरे आपने ही तो कहा था कि इस घर में सबको धार्मिक कार्यक्रम देखना चाहिए, और वो भी केवल आधे घंटे के लिए। अब जब उस बात पर हमने अमल किया है तो आपको भी तो करना होगा ना। हाँ पापा जी, लेकिन वेदिका कोई बात नहीं, कभी कभार भूल हो जाती है। अब आप आराम कीजिए पापा जी, लेकिन टीवी मत लगाइए, क्योंकि आज आपका टीवी देखने का टाइम खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती है और उनकी बातें सुनकर योगराज तो उनकी शक्ल ही देखता रह जाता है। फिर एक दिन घर पर संग्राम और जिगर के दोस्त आने वाले होते हैं। बहुओं, ये रही लिस्ट। ये सारे पदार्थ आज शाम को 6 बजे तक बन जाने चाहिए, समझे कि नहीं? लेकिन क्यों माँ जी, आप कहीं बाहर गांव जा रही हो क्या, जो हमसे इतना सारा खाना बनवा रही हो? अफसोस, लेकिन तुम दोनों का ये सपना पूरा नहीं हो सकता बहू, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ और आज शाम को घर पर संग्राम और जिगर के दोस्त आने वाले हैं और ये खाना उन्हीं के लिए बनने वाला है। क्या? नहीं माँ जी, तो फिर हम ये खाना नहीं बनाएंगे। क्या कहा तूने? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अरे जब इस घर में हमारी सहेलियों को आने की परमिशन नहीं है, तो फिर संग्राम जी और देवर जी के दोस्त कैसे आ सकते हैं? क्यों पापा जी, सही कहा ना मैंने? अब उस दिन आप ही तो कह रहे थे ना कि हमारा घर कोई क्लब हाउस या पार्क नहीं है। तारा और वेदिका के ये उल्टे जवाब सुन सुनकर आखिरकार उसके परिवार वाले गुस्सा हो जाते हैं और वो उन पर चिल्ला देते हैं। बस बहुओं, बहुत हुआ तुम्हारा। अरे पिछले 3 से 4 दिनों से देख रहा हूँ, तुम दोनों का नाटक कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और नहीं तो क्या, अरे हर चीज में रोक टोक कैसे कर सकती हो तुम दोनों? और ये हमारा घर है, हमें जिसे बुलाना है हम बुलाएंगे और जब उठना है तब उठेंगे। वही तो, तुम दोनों अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, वरना तुम दोनों की सारी होशियारी मैं तो यूं 1 मिनट में ही निकाल दूंगी। महसूस हुआ ना आप लोगों को? वही दर्द और वही तकलीफ आप लोगों की वजह से हमें भी होती आ रही है। जब सारे तौर तरीकों का पालन करने की बारी खुद पर आई, तब किसी ने उनका पालन नहीं किया। क्यों? करते भी क्यों? ये आपका घर है ना। अरे तो क्या ये घर हमारा नहीं है क्या? जैसे आप लोग अपने हिसाब से जी सकते हो, वैसे ही हम दोनों क्यों नहीं जी सकते? अरे हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दोनों नियमों और कानूनों के पिंजरे में कैद होकर रहे। और नहीं तो क्या, हम दोनों ऐसे ससुराल में नहीं रहेंगे जहां पर हमें घुट घुट कर किसी जेल के कैदी की तरह जीना पड़े। अरे जमाना बदल चुका है, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और आप लोग अभी तक वही पुराने जमाने के ख्यालों में उलझे हुए हो। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक होता है। किसी को भी दबाव वाली जिंदगी पसंद नहीं होती है और ये बात आप लोगों को भी समझनी होगी। एक बार हमारे मन के बारे में और हमारे दिल के बारे में भी तो सोचिए, हमें कितनी तकलीफ होती है। तारा और वेदिका की इन बातों को सुनकर चारों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उन्हें समझ आता है कि वो लोग कहाँ पर गलत थे। फिर वो चारों तारा और वेदिका की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बहुओं, हमने तुम दोनों पर एक किस्म से अत्याचार ही किया है, लेकिन हमने कभी भी तुम दोनों की भावनाओं को नहीं समझा। हाँ बहुओं, आज के बाद इस घर में हर कोई अपने उसूलों से और अपने तौर तरीकों से ही जिएगा। किसी पर कोई भी प्रकार की जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होगी। हाँ माँ, कोई दबाव नहीं होगा
और कोई जबरदस्ती भी नहीं होगी। हमें माफ कर दो, लेकिन हमें सुधरने का एक मौका दे दो, क्योंकि तुम दोनों की बातें सुनकर हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। फिर अंत में तारा और वेदिका उन चारों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने ससुराल में हंसी खुशी और बिना किसी बंदिशों के सुकून से रहने लगती है। कावेरी के घर में उसकी नई नवेली बहू रागिनी आई होती है। शादी के बाद रागिनी बहुत खुश होती है। रागिनी, तुझे टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे ससुराल में तो एक नौकरानी है। तुझे तो बस उसे हुक्म देना है और खुद आराम फरमाना है। शादी के कारण बहुत थकान हो गई है। लेकिन बेचारी रागिनी इस बात से अनजान होती है कि उसकी सास उसके इन अरमानों पर पानी फेर रही है। कावेरी अपने कमरे में नौकरानी फुलवा को बुलाती है और उसे पैसे देती है। ये कौन से पैसे मन साहब? अरे फुलवा, ये तेरी अब तक की पगार है। आज के बाद तू मेरे घर में काम करने मत आना, क्योंकि अब मेरी बहू आ गई है। आज के बाद वही ये सब काम करेगी और मेरी सेवा भी करेगी। अरे वाह, मग तर खूपच छान। थैंक यू। चलो चलती है मैं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। चापलूस कही की। चल जाब। फुलवा वहां से निकल ही रही होती है कि तभी रागिनी उसे देख लेती है। जान छुट्टी रे देवा। मैं तो चली छोटी मेम साहब। आपकी सास तो वैसे भी बहुत सारा काम कराती थी। आपको बेस्ट ऑफ लक। जाते मी, बाय। क्या? अरे ये क्या हो गया? मेरी इस घर में एंट्री होते ही इस नौकरानी की एग्जिट कैसे हो गई? माँ जी, ये फुलवा क्या कह रही थी कि जान छूटी और आप बहुत ज्यादा काम कराती हो? अरे बहू, वो एक नंबर की बेवकूफ है। उसकी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसीलिए वो गांव जा रही है। तो अब उसके बदले तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। क्या? अरे नहीं। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? बहुएं सोफे पर लेटकर टीवी देखने के लिए नहीं होती। अब जो तू इस घर की बहू बनी है, तो तुझे सास की सेवा तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है माँ जी। देख बहू, घर में सुबह का भोग, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का भोग, फिर शाम का नाश्ता और उसके बाद रात का खाना। इस प्रकार होगी तेरी रसोई की ड्यूटीज। और इन सब में तुझे सारे बर्तन भी धोने होंगे। क्या? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे तो ये सुनकर ही चक्कर आ रहा है। फिर कावेरी रागिनी को घर के सारे काम समझाती है और अब ना चाहते हुए भी रागिनी को घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। और दिन भर खाना बनाने के बाद 5 से 6 बार बर्तन भी धोने पड़ते हैं। ओह गॉड, भावेश्वर में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही ठीक थे। ये शादी करके तो मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। दिन भर घर के सारे काम करते करते रात तक रागिनी की टाइटाई फिश हो जाती है। एक दिन, अरे ओ रागिनी बहू, ये क्या है? आके फाड़कर ठीक से देखो इस थाली को। इस पर साबुन अभी भी लगा है। बर्तनों को ठीक से धोया कर, वरना मैं तुझे धो दूंगी, समझी ना? लेकिन माँ जी, अब इतने सारे कामों में कहाँ इतने ध्यान से साफ करूंगी? जल्दबाजी में हो जाता है। ये बहानेबाजी मेरे सामने मत कर और जा अब ठीक से काम कर। और हाँ, ये ले, इसके बदले कोई अच्छी थाली दे मुझे। खाने के साथ साथ साबुन का झाग भी डेजर्ट के तौर पर खाने दे रही है मुझे, कल मुही कही की। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बर्तन साफ करते करते ही मेरी आधी उम्र कट जाएगी। एक रात रागिनी और भावेश खाना खाने के बाद वॉक करके घर वापस आते हैं। अरे ओ महारानी, तू कहाँ सोने चली? जा, रसोई में सारे बर्तन वैसे के वैसे पड़े, उन्हें साफ करके ही सोना है तुझे। लेकिन माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज सोने दो ना।
ये बर्तन मैं कल सुबह धो दूंगी। अभी मुझ में खड़े रहने की भी ताकत नहीं है माँ जी। नहीं, रात को रखे हुए जूठे बर्तनों से घर में पनौती आती है, इसीलिए उन्हें धोकर ही सोना चाहिए। लेकिन माँ जी, मेरे तो हाथ भी बहुत दर्द कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर बर्तन धोते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दो ना। नहीं नहीं, मुझे बर्तन के साबुन से एलर्जी है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब जा, एकदम चकाचक धोना बर्तन, और नींद के चक्कर में बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। ठीक है माँ जी। फिर थकी हारी रागिनी पूरे आधे घंटे तक बर्तनों को साफ करती है। बस बहुत हुआ, अब कल से मैं इन बर्तनों को साफ ही नहीं करूंगी, क्योंकि जब ससुराल में बर्तन ही नहीं रहेंगे तो उन्हें साफ करने की नौबत ही नहीं आएगी। फिर अगले दिन कावेरी खाना खाने डाइनिंग रूम में आती है। तब वो डाइनिंग टेबल पर खाने को डिस्पोजेबल प्लेट्स में परोसा हुआ देखती है। अरे ओ करमजली, ये सब क्या है? सारे बर्तन कहाँ गए? और उनकी जगह पर ये प्लास्टिक की थालियाँ, कटोरियाँ, चम्मच और ग्लास क्यों लाए हैं? माँ जी, मैंने सारे बर्तन दुकानदार को भेज दिए और उनके बदले में ये डिस्पोजेबल प्लेट्स, बाउल और स्पून ले आई, ताकि मुझे बर्तन धोने की कोई झंझट ना हो। अरे नास पिटी निगोड़ी, सारे बर्तन बेचने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भावेश, देख तेरी लोगाई ने क्या कर दिया। अब मैं क्या इन डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाना खाऊंगी? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तुझे बर्तन धोने ना पड़े इसलिए तूने ये सब किया है। क्यों रे चुड़ैल, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब रागिनी को दिन रात बर्तन धोने में दिक्कत होती है, तो इन डिस्पोजेबल प्लेट्स में ही खाना खा लेते हैं ना। आखिर क्या बुराई है इनमें? हाँ हाँ, अब तू भी उसी की तरफदारी कर। शादी के बाद बेटे माँ का पल्लू छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़ते हैं। तू भी वही कर बेटा, बन जा अपनी बीवी का पालतू कुत्ता। नहीं माँ, वैसी बात नहीं है। प्लीज माँ जी, अब खाना खा लीजिए ना। आखिर क्या दिक्कत है इन प्लेट्स में? हाँ हाँ, अब तो खाना इसी प्लेट में खाना पड़ेगा। आखिर तूने सारे बर्तन बेचे जो है, दे दे, जो बना है दे दे। बेईमान ही सही, लेकिन कावेरी उन प्लेट्स में खाना खाने लगती है। लेकिन एक दिन कावेरी ने नई साड़ी पहनी होती है और उसी वक्त कटोरी फटने के कारण उसके साड़ी पर दाल गिर जाती है। अरे नहीं, मेरी नई साड़ी। देख बहू, तेरे इन फालतू के प्लेट और कटोरियों का नतीजा, तेरी इस फटी हुई कटोरी की वजह से मेरे नई साड़ी पर दाल गिर गई। क्या? सो सॉरी माँ जी। अरे क्या सॉरी, मेरी साड़ी तो खराब हो गई ना। लेकिन माँ जी, आपको भी ध्यान देना चाहिए था ना। और हाथ में कटोरी लेकर कौन खाना खाता है? प्लेट में रख के खाइए ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तूने ही ध्यान नहीं दिया परोसते वक्त, नालायक लोमड़ी कहीं की। अच्छा माँ जी, आप शांत हो जाइए, मैं धो दूंगी आपकी ये साड़ी, और अगली बार से मैं ये सब सामान चेक करके ही लाऊंगी। हाँ, एकदम अच्छे से चेक करना, वरना मैं तेरा कान चेक करूंगी, वो भी एक जोरदार कान के नीचे लगाकर। बावली पूछ। देखते ही देखते महीना गुजरता है। एक दिन कावेरी पूरे महीने का हिसाब किताब कर रही होती है। तभी, हे भगवान, ये देख भावेश बेटा, महीने का आधे से ज्यादा खर्चा तो तेरी लुगाई के इन डिस्पोजेबल बर्तनों में ही जा रहा है। अब क्या बोलूं मैं इस निठल्ली को? अरे माँ, जाने दो, मैंने पहले से ही सोच कर रखा था कि इन बर्तनों को ऐड करने से महीने का खर्चा बढ़ने वाला है। मैं मैनेज कर लूंगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे क्या मैनेज कर लेगा तू? अपनी लुगाई की हरकतों पर लगाम लगाने की जगह तू उसे और ढील दे रहा है। ऐसा कैसे चलेगा बेटा? देख बहू, मैं कह दे रही हूँ, अपने इन बर्तनों को इस्तेमाल करना बंद कर दे और मेरे सारे बेचे हुए बर्तन वापस ला दे। माँ जी, अगर भावेश को कोई दिक्कत नहीं है
तो आपको कौन सा कांटा चुभ रहा है? एक तो आपको मेरे हाथ के धोए हुए बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं, ऊपर से जो नौकरानी थी वो भी मेरे आते ही चली गई। अगर आपको आपके पुराने बर्तन वापस चाहिए तो ठीक है, मुझे भी नौकरानी वापस चाहिए। मुझसे इतने सारे काम नहीं होने वाले। नहीं नहीं, हाँ माँ, रागिनी बिल्कुल सही कह रही है। नहीं नहीं, नौकरानी वापस नहीं आएगी। अब जा तू और इन्हीं डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल कर। नई नौकरानी के खर्चे की जगह इन डिस्पोजेबल प्लेटों में ही खाना सही रहेगा। कावेरी रागिनी के आगे कुछ नहीं बोल पाती और कुछ दिनों तक वही प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन उनके घर में मेहमान आते हैं। तब खाना परोसने के टाइम रागिनी देखती है कि घर के सारे डिस्पोजेबल बर्तन खत्म हो चुके हैं, बस एक कटोरी ही बची है। ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? सारे प्लेट्स, चम्मच और बाउल तो खत्म हो चुके हैं। अब बस ये कटोरी ही बची है। क्या देखा ना, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इन डिस्पोजेबल बर्तनों को इस्तेमाल करना बंद कर दे। हो गया ना कल्याण इन वक्त पर। अब मेहमानों को खाना कैसे परोसेंगे? तेरे सिर पर रख के। एक नंबर की गधी बहू है तू तो। पड़ोस में मांगे क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं, पड़ोस वाले तो घूमने गए हैं, अब क्या करेंगे? और आखिर में वो दोनों मेहमानों को झाड़ के पत्तों पर खाना परोसती है। हो गई ना तेरे मन की शांति? आज जैसे तैसे मेरी नाक कटते कटते बच गई है, लेकिन अब बहुत हुआ। जा और जाकर सारे बर्तन वापस लेकर आ। इस घर में अब कोई डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल नहीं होगा।